गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिजिक्स का ट्वेल्थ के लिए एक नया लेक्चर नंबर क्या हूँ लेक्चर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 में आपने बात की थी कि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, यानी वेरी हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था आपने एक कॉम्पैक्ट साइज में, ठीक है। और उससे एक फार्मूला भी आपने एक मेथड भी पढ़ा था, सीक्वेंस पढ़ी थी कलर्स की, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। उसके अकॉर्डिंग आप हाई रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक्यूरेट वैल्यू, लगभग एक्यूरेट वैल्यू उसकी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर लेके आया हूँ 5th, और आज में हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ और उसके जो भी है ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन और उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जे से इसको डिनोट किया जाता है। देखो बच्चों, आपको ये पता था कि करंट है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, तो और हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो उस करंट की तरह ही स्केलर करंट की तरह ही बिहेव करे और वेक्टर नोटेशन दे आपको, ठीक है। करंट की तरह ही एक बिहेव करती रहे और आपको एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी दे दे, वेक्टर का नोटेशन दे दे। तो इसलिए हमें यूज करनी पड़ी एक क्वांटिटी, एक टर्म करंट डेंसिटी। क्लियर? तो करंट डेंसिटी एक्चुअली होती क्या है? करंट डेंसिटी को जे से लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ द करंट पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया, यानी ये इसका फॉर्मूला है। मान लिया जैसे आपका ये करंट कोई कंडक्टर है, ये मान लिया कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये कंडक्टर है, यहाँ पे इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये आपका ये एरिया है अंदर, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो करता है। तो पहली बात कि जो करंट है ना वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी वो जो एरिया लिया है आपने वो करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर है ना वो उसके पैरेलल होना चाहिए। एरिया वेक्टर होता क्या है? जैसे कोई आपने ये एरिया चूज किया है, ये तो इसके ऊपर या इसके नीचे जस्ट इसके परपेंडिकुलर, तो करंट भी इसी साइड में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो एरिया वेक्टर पैरेलल होना चाहिए करंट फ्लो के, और जो आपने एरिया वैसे जो एरिया चूज किया है ना वो करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? तो इसके बाद जैसे मैंने एक तरह आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है जैसे पहले वाले में था, बट एरिया ऐसे है अब की बार, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका कंपोनेंट देखो कि जो उसके परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है इनके बीच में, उसका कंपोनेंट देखो जो उसके परपेंडिकुलर है, यानी जे को लिखेंगे जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, बट ए का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, ए कॉस थीटा। तो यूनिट भी अगर देखें, यूनिट डेफिनेशन फार्मूला से यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी कि करंट की एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो करंट यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी करंट डेंसिटी यूनिट, ठीक है। अगर यहाँ से मैं आई लिखना चाहूँ तो जे ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हटाते हैं तो हम डॉट लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू जे डॉट ए है, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखना, ये इतना ही था। क्लियर है? इसके बाद बात कर रहे हैं हम आज ओम्स लॉ की। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है। ओम्स लॉ क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर? यानी और एक कंडीशन मेन रहती है इसमें कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने ये लिखा है कि ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सारी कंडीशंस लिख दी, ये सेम होनी चाहिए। ऑब्वियसली टेम्परेचर को ही कांस्टेंट लेते हैं इसमें, उसी से सोल्व हो जाता है। क्लियर है? तो मैंने लिखा ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली को हटाते हैं तो एक R कांस्टेंट होता है, तो V इक्वल टू आई आर। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो R कांस्टेंट रहता है ओहमिक कंडक्टर के लिए। ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। और मैंने ये लिखा, यहाँ पे भी लिख दिया कि ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, बेसिकली टेम्परेचर सेम रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप ध्यान रखना। अगर अब मैं ग्राफ प्लॉट करूँ किस किस के बीच में,
V और I के बीच में, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो ग्राफ कैसा रहेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन रहेगा। कहीं पे भी एंगल थीटा देख लो, स्लोप देख लो, ये थीटा कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी निकालो थीटा चेंज नहीं होगा। तो स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, डेल्टा V बाई डेल्टा I इज इक्वल टू R कांस्टेंट, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। बट क्या रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है? नहीं रहता, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी। यानी आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, उसको उसका ज़्यादा, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा। तो ये जहाँ तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है वहाँ तक ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। क्लियर। तो इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। वैसे और लॉज का कोई प्रूफ होता ही नहीं है, वैसे देख लेते हैं थोड़ा सा प्रूफ इसका। देखिए बच्चों, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ या प्रूफ। I इज इक्वल टू, हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। I इज इक्वल टू ANEVD, ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसका, कंडक्टर का, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम था, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और VD क्या थी, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। और VD का फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है, EV डिवाइड बाई ML इंटू टाउ। टाउ यहाँ पे क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अरे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराता है, कितनी देर लेता है रिलैक्स होने में, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो VD की वैल्यू VD की जगह पे पुट कर दीजिए, VD की वैल्यू VD की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पे VD की वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और V बाई आई कर रहा हूँ मैं, V बाई आई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ML बाई AN स्क्वायर टाउ, यानी कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर, ठीक है। यानी जो सारे जो पैरामीटर हैं, मास है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, चार्ज तो है ही कांस्टेंट, टाउ रिलैक्सेशन टाइम और एरिया, ठीक है, और लेंथ, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर जब तक सेम रहेगा ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। और तो हमें यही चाहिए था कि V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट चाहिए था, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट मिल जाएगा क्योंकि ये सारा डाटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR। तो इसका ये थोड़ा सा प्रूफ है, क्लियर है। इसके बाद वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ देख लेते हैं। आपने पहली बार ही सुना होगा ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए बच्चों कैसे क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा है हमने, V इक्वल टू IR पढ़ा है स्केलर फॉर्म में, ठीक है। तो V का जो वेक्टर फॉर्म है वो E है, क्योंकि वही चीज़ जो आपने ऊपर पढ़ी है कि J करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म है, और बताती तो करंट ही है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी EMF भी वही काम करती है, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी उसी की। I करंट की वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जो अभी ऊपर पड़ी है, J करंट डेंसिटी, और R को कैसे लिख सकते हैं वेक्टर नोटेशन में, डेंसिटी में, ठीक है। तो E इज इक्वल टू J इंटू रो, क्लियर है। तो वैसे भी आपने ये पढ़ रखा है कि एक कंडक्टिविटी टर्म आती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एक कंडक्टेंस आता है जिसको कैपिटल G से लिखा जाता है, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। भाई कंडक्टेंस, टेंस तो किसका उल्टा, रेजिस्टेंस, टेंस का उल्टा टेंस, और कंडक्टिविटी, विटी किसकी उल्टी, रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अगर मैं देखूँ तो J यहाँ से उठाऊँ, ऊपर वाली इक्वेशन से मैं J उठाऊँ, तो यानी J यहाँ से उठा लिया, J इज इक्वल टू E डिवाइड बाई रो, E इंटू 1 बाई रो। तो J इज इक्वल टू 1 बाई रो को क्या बोला अभी इसका उल्टा है, रजिस्टिविटी का उल्टा है, यानी 1 बाई रो, 1 बाई रजिस्टिविटी को क्या लिखा, सिग्मा, और इंटू में E एज इट इज़। तो ये वेक्टर फॉर्म है, क्लियर है। J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू सिग्मा E, J करंट डेंसिटी, E क्या है कंडक्टिविटी, सॉरी E क्या है EMF, और सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, क्लियर। इसके बाद जैसे कैसे, मतलब ये बात है, इसको लिखना कैसे पड़ेगा, देखो V बाई आई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी ML बाई एन स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो V बाई एल करता हूँ मैं, V बाई एल यानी E बनाना है मेरे को, V बाई एल इज इक्वल टू M बाई एन स्क्वायर टाउ इंटू I बाई ए, ठीक है। और रजिस्टिविटी भी आप जानते हैं M बाई एन स्क्वायर टाउ। तो V बाई एल क्या होता है, E बाई पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इज इक्वल टू M बाई एन स्क्वायर टाउ क्या होता है, सिग्मा, ये रो रजिस्टिविटी, और I बाई ए क्या होती है करंट डेंसिटी J। तो J इज इक्वल टू यहाँ से J उठाया मैंने E इंटू 1 बाई रो, तो वही आ गया ना यहाँ से भी, ठीक है। तो सारी चीज़ें इजी हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। कंडक्ट
अगर मैं नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करता हूँ, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या कौन से होते हैं? जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। मतलब नॉन ओमिक कंडक्टर का अगर ग्राफ देखा जाए, इधर V है इधर I है, तो वी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, V डायरेक्टली I के नहीं रहता नॉन ओमिक में। यानी देखो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि यहाँ तक तो डायरेक्टली रहा, उसके बाद चेंज हो गया। ठीक है, आगे समझे। तो R इज नॉट कॉन्स्टेंट, यानी कंडक्टर कोई भी है, हाई करंट, उसको ज़्यादा करंट दे देंगे ना हम, तो वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ज़्यादा करंट देने से उसमें हीट बढ़ जाएगी, और हीट क्या करेगा? रेजिस्टेंस को चेंज कर देगा। क्लियर? अच्छा जी, दूसरा और बढ़िया सा एग्जांपल और भी है इसका, नॉन ओमिक, इसका कंडक्टर का, नॉन ओमिक डिवाइस का, सेमी कंडक्टर डायोड। ये आप 9th यूनिट आएगी सेमी कंडक्टर, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। सेमी कंडक्टर डायोड में ग्राफ बनाना होता है, VI करेक्टरिस्टिक बनानी होती है। इधर वोल्टेज है और इधर करंट है, वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो करंट इनिशियली नहीं बढ़ा, तो जब थोड़ा सा और करंट, तो थोड़ी सी और वोल्टेज बढ़ाए तो करंट नहीं बढ़ा, और वोल्टेज बढ़ाए तो एक बार वो आती है कि करंट इंस्टेंटली रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, और जिस वोल्टेज पे करंट इंक्रीज होता है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। डिटेल में हम सेमीकंडक्टर में ही पढ़ेंगे इसको। तो मैंने आपको ये बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ नहीं रहता, तो वो क्या है? नॉन ओमिक डिवाइस हैं। क्लियर है? इसको उसमें सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, ये फॉरवर्ड बायस होती है, ये रिवर्स बायस होती है। एक्चुअली यहाँ सिर्फ इतना ही समझो आप कि सेमीकंडक्टर डायोड नॉन ओमिक डिवाइसेज हैं, यानी सेमीकंडक्टर डायोड नॉन ओमिक कंडक्टर हैं, नॉन ओमिक हैं, मतलब इसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। ठीक है, और अगर गैस का केस भी देखें तो रेजिस्टेंस की नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है, रेजिस्टेंस का स्लोप भी नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा है, छोटी क्लास में 10th में पढ़ रखा है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि सभी को आता है। 3 रेजिस्टेंस लिए मैंने, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है क्योंकि यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस एंड के अक्रॉस और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मान लिया ये V इधर है, मतलब पॉजिटिव V इधर है, इधर 0 है, तो यहाँ भी V है और यहाँ भी 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट जो है वो सेम रहता है। तो यानी अगर ये तीनों रेजिस्टेंस R और R के होते हैं ना, तीनों रेजिस्टेंस, तो इसमें भी और इसमें भी। क्लियर? फिर ठीक है मेरी बात? तो मैं ये कह रहा हूँ कि करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इसको क्या देखने लग जाएँ हम, R इक्विवेलेंट देखने लग जाएं, तो ये तीनों को इक्विवेलेंट मैंने ये लिख दिया है, R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई ये जो ये आपने बैटरी अप्लाई की थी और करंट सेम की वैल्यू थी करंट की। V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, यानी IRE यानी इफेक्टिव, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये सभी की वैल्यू पुट करके RS का फॉर्मूला आ जाता है। RS का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, 3 है तो ये आ जाएगा। बाकी कि हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल में उसका अपोजिट है, करंट डिफरेंट होता है या डिवाइड हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ऑल रजिस्टर के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने वही 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, ये तीनों। इसमें यहाँ से I करंट चला था, करंट को 3 पाथ मिले, I1 I2 और I3, और बाकी वापस आके पूरा I करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल को मिल जाएगा। वही V और 0 ये है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस एंड पे तीनों का पोटेंशियल यही है, इस एंड पे तीनों का पोटेंशियल, यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, और करंट डिफरेंट होता है। तो वही R इक्विवेलेंट का वही बैटरी लगा दी, तो ये है इनको I इक्वल टू V बाई R, I1 क्या हो जाएगा V बाई R1, I2 क्या हो जाएगा V बाई R2 और I3 क्या हो जाएगा V बाई R3। सभी को सोल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। अच्छा, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। देखना बच्चों, यदि कोई भी 2 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में हैं, तो उनका रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। R1 R2 यानी ऊपर उनका मल्टीप्लाई, नीचे उनका सम, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, यदि 2 रेजिस्टेंस सेम हैं, ये तो मैंने R1 और R2 बताए हैं, अगर सेम है R और R हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। 3 रेजिस्टेंस सेम है तो R/3 हो जाएगा, 4 हैं तो R/4 हो जाएगा। और R अप टू N तक टर्म अगर ऐड हो रखे हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है इफेक्टिव जो उनका रेजिस्टेंस R/N हो जाएगा, पैरेलली अगर हैं तो सेम nth टाइम में जोड़े गए हैं तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो R/N फॉर्मूला लगा दो। R क्या है 10, रेजिस्टेंस कितना है 10, कितनी बार कनेक्ट है 2 बार, तो 10/2 यानी 5 ओम। ठीक है, तो ये इफेक्टिव रहेगा। जैसे एक न्यूमेरिकल करेंगे,
मान लिया ये 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, ये 3 ओम का करंट नहीं है अभी, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का शेल लगा रखा है। तो आपने क्या निकालना, फाइंड करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, एक ही वायर से कनेक्ट है। ठीक है, तो 3 + 2 यानी रेजिस्टेंस कितने हो गए, 3 और 2 5 हो गए। तो करंट निकालना इजिकल टू V/R, V कितना था 10, बेसिक सा न्यूमेरिकल है, V/R, V कितना 10 और R कितना 5, तो 2 एम्पियर आ गया। तो इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इसमें आपसे ये भी पूछा फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालो। तो V इजिकल टू IR, क्लियर है, दोनों रेजिस्टेंस में V इजिकल टू IR, पहले वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना था, करंट आया है 2। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना 3 2 जा 6 वोल्ट। ठीक है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस में आ जाए, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है क्योंकि सीरीज में थे। करंट V इजिकल टू IR, यहाँ भी लगा दो, I वही 2 और R यहाँ पे 2 यानी 4 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, ऊपर 12 ओम का और नीचे 4 ओम का। ठीक है, और ये 12 वोल्ट के सेल से कनेक्टेड हैं। तो इसमें आपने करंट और पोटेंशियल ड्रॉप बताना है ईच रेजिस्टेंस में। तो 2 रेजिस्टेंस हैं जब पैरेलल में, तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया अभी, R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2। R1 कितना 12 और R2 कितना 4 डिवाइड बाई 12 + 4 यानी 3 एम्पियर का करंट आया है इक्विवेलेंट में। तो सॉरी 3 ओम रेजिस्टेंस आया है इक्विवेलेंट में, करंट नहीं है, 3 ओम है। आगे समझ। इसके बाद करंट तो अब निकाल रहा हूँ। करंट क्या होता है, I इजिकल टू V/R, V कितना था 12 वोल्ट और R कितना है आपके पास 3 ओम। तो ये आ गया करंट आपके पास 4 एम्पियर का। ठीक है, अगर I1 और I2 में करंट निकालें, I1 में तो I1 करंट निकालें, मान लिया यहाँ से करंट गया था I, 2 रास्ते में बटा, ऊपर मान लिया I1, नीचे मान लिया I2। तो I1 क्या हो जाएगा, I इजिकल टू V/R, V कितना पोटेंशियल ड्रॉप यानी पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी 12 वोल्ट इसका रहेगा तो 12 वोल्ट इसका रहेगा। तो I इजिकल टू V/R, V कितना 12 वोल्ट और R कितना ऊपर 12 ओम का ही रेजिस्टेंस था, तो V/R यानी 1 एम्पियर का करंट ऊपर वाली ब्रांच में जा रहा है। और नीचे वाली ब्रांच में देखें तो I2 इजिकल टू V/R, V कितना वही 12 और R कितना 4 ओम का, तो 3 एम्पियर का करंट नीचे वाली ब्रांच में गया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है कि I इजिकल टू I1 + I2 है, यानी I ही तो डिवाइड हुआ था दोनों में, तो एक में 3 है एक में 1 है, तो 4 एम्पियर का करंट टोटल इस सेल से, इस बैटरी से निकला हुआ है। क्लियर है, अच्छा जी। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालें तो V1 इजिकल टू I1R1, I1 कितना था 1 एम्पियर का। ठीक है, ऊपर वाला 1 एम्पियर का, और R1 कितना है ऊपर 12, तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। नीचे वाले में देखें तो नीचे वाले, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल है, करके बता रहा हूँ मैं तो आपको। V2 में कितना रहेगा, V इजिकल टू IR, I कितना आता है इसमें 3। ठीक है, ये एक तरह का प्रूफ आपका, ये 3 और इनटू में रेजिस्टेंस कितना 4 यानी ये भी 12 वोल्ट। क्लियर। अच्छा, एक ट्रिक सुन लो, वैसे ये ज़रूरी नहीं किसी ट्रिक से होना है, आप कोई भी ट्रिक लगाओ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके लिए इफेक्टिव रहेगा ये। टू फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मान लिया ऊपर R1 है रेजिस्टेंस, नीचे R2 है और करंट I आया है, तो करंट 2 पार्टों में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में, और बाकी बाहर कितना निकल रहा है, I ही निकल रहा है। ठीक है, तो कैसे ये ट्रिक क्या बताएगी ट्रिक, करंट निकालना है तो I1 इजिकल टू V/R1, क्योंकि V सेम रहता है पैरेलल में, तो दोनों में V लिया मैंने, इसमें भी V इसमें भी V। I1 निकालें V/R1, I2 निकालेंगे V/R2। ठीक है, I1 इंटू I2 मतलब इनका रेशियो देखें, डॉट देखें, I1 रेशियो I2 इजिकल टू V/R1 रेशियो V/R2। ठीक है, या I1 इंटू I2 इजिकल टू V/R1 डॉट V/R2, तो ये V कॉमन है, 1/R1 डॉट 1/R2 आ जाएगा। ठीक है, तो I1 डॉट I2 इजिकल टू 1/R1 डॉट 1/R2। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करें ये समझ लो। ठीक है जी, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। 6 एम्पियर का करंट आया है, ऊपर रेजिस्टेंस 3 है, नीचे 6 है, और 6 एम्पियर का करंट है। मान लिया 6 एम्पियर का करंट आया, तो मान लिया ऊपर गया I1, नीचे गया I2। ठीक है, अच्छा, तो I1 डॉट I2 इजिकल टू, जैसे यहाँ ट्रिक लगाई, I1 डॉट I2 इजिकल टू 1/R1 डॉट 1/R2, I1 डॉट I2 इजिकल टू 1/R1 यानी 3 डॉट 1/6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो 6 से, कर सकते हैं दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई 6 से कर लो, यानी 3 2 जा 6, 2 6 × 6, 2:1 का करंट इसमें फ्लो करना चाहिए, यानी I1 प्लस I2 भी देखें तो कितना है, दोनों का सम कितना है, 6 एम्पियर का है। बोलो, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से
2 डिवाइड बाई इन दोनों का सम। देखो इसको एक बार हटा के मैं दोबारा बता रहा हूँ अच्छे से। 2:1 आया है आपके पास, ठीक है। दोनों का सम कितना है 3, तो कैसे करते हैं 2 डिवाइड बाई दोनों का सम 3 और इनटू में टोटल करंट कितना था 6, तो ये ट्रिक अप्लाई करना 3 2 जा 6 2 2 जा 4 एम्पियर। तो इसमें I1 यानी ऊपर वाली ब्रांच में यानी 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, नीचे वाली में कितना करेगा देखो 1, यहाँ भी अच्छा दोबारा बता रहा हूँ रफ करके, तो 1 डिवाइड बाई दोनों का सम 3 और इनटू में टोटल करंट 6, 3 2 जा 6 यानी नीचे वाली में कितना कर रहा है 2, तो 4 ऊपर वाली में नीचे वाली में 2 यानी 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आर यू क्लियर और नॉट? इसके बाद एक मैं आपको खुद दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, 11 एम्पियर का करंट है, 11 एम्पियर का करंट है और ये 3 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में 1 2 और 3 ओम का। ऊपर वाले में I1 करंट गया है, बीच वाले में I2 और नीचे वाले में I3। रेशियो बताना है I1 I2 I3 का रेशियो बताना है उसी तरह, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आया तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। 4 यहाँ से करंट आया, मतलब 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ऊपर 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये तीनों पैरेलल में है, 10 वोल्ट का नीचे सेल लगा रखा है। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। सभी रजिस्टेंस में आपने क्या बताना है, करंट भी बताना है और पोटेंशियल ड्रॉप भी बताना है। तो इसको कैसे करें देखो, ये पहले ये 3 रजिस्टेंस उठा लो, ये किस में है पैरेलल में है, इनको पैरेलली सोल्व करो, ठीक है। तो ये आया 1, ठीक है। अच्छा जी, आर इक्विवेलेंट कितना हुआ 1 इनका और 4 ये, तो कितना होया 5 ओम। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है आपको कि I निकालोगे, I = V/R। V कितना 10 और R इफेक्टिव कितना 5 यानी 2 एम्पियर का करंट यहाँ से इस सेल से 2 एम्पियर का करंट चला है सभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब रेशियो की वही इक्वेशन लगा दो, वही फॉर्मूला लगाओ, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 = कितने थे ये देखो ऊपर से 2 3 और 6, ठीक है। अच्छा, ये थे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6 ये थे। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 और 1 ये आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं? अब क्या है, I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना इनका सम कितना आया 6, यानी 3 बाई पहले वाला 3 और डिवाइड बाई इनका सम और मल्टीप्लाई में कितना करंट जो टोटल इफेक्टिव करंट आया 2, तो आपके पास 1 एम्पियर। ऐसे ही I2 निकाल लो, ऐसे ही I3 निकाल लो, ठीक है। फिर इनका क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो V = IR, बोलो V = IR। तो पहले वाला रजिस्टेंस कितना था 4 ओम का और करंट कितना 2, तो इसमें लगा देना, आगे समझ। तो ऐसे ही सभी में सभी रेजिस्टेंस के साथ सभी के करंट का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। इसके बाद है ये दे रखा है 12 ओम 6 ओम और ये 3 12 4, ये पैरेलल और ये ठीक है। इन सभी को सोल्व कर लो, पहले इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो और फिर तीनों सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में होने के बाद करंट क्या आ जाएगा, इन सभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है आपके पास 4 3 7 और 10, तो I = 10 बाई और पोटेंस वोल्ट भी कितना था 10 वोल्ट का, ठीक है। तो I = 1 एम्पियर आ जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप थ्रो ईच रजिस्टर आपने निकालना है V = IR वाले फॉर्मूले से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो एक बार मैसेज छोड़ देना, मैं आपको फुल इसकी डिटेल में सोल्व करके दूंगा।